मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस डूइंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो में। और मैं अपना अभी रिसेंटली जो है सोल का ट्रिप कंप्लीट करके आया हूँ। मैंने वीडियो रिकॉर्ड की एंड सडनली वो कुछ फॉर सम रीज़न डिलीट हो गई मुझसे। तो आई एम जस्ट री रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। तो अभी लेबर है 18 घंटे का सिंगापुर में, और सिंगापुर की वीडियो भी मैं अलग से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंगापुर का मल्टी एंट्री वीज़ा मिला 2 साल का। चलिए वो एक अलग टॉपिक है। अब हम बात करने लगे इस वीडियो में आज की डेट में कि अगर आपको कोरिया का ट्रिप करना है तो वीज़ा कैसे लेना होता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं, उनमें से कुछ वीडियोस मेरी भी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत डिटेल में लैबोरेटली हमने चीज़ों को डिस्कस किया है जहाँ वीज़ाज़ की बात आती है। अब मैं अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज ये चीज़ें मैंने काफ़ी बार डिस्कस की हैं वीडियोस के अंदर। मैंने कैसे किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो मेरा वीज़ा है साउथ कोरिया का, वो मेरा 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आया है। 5 वर्किंग डेज़ के अंदर मुझे ये भी पता लगा है कि इस साल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कोरिया टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से वीज़ा लग गया हो। और काफ़ी जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो हैरानी की बात यह है कि मुझे 10, 15, 20 कमेंट आ जाते हैं कि हमारा तो साउथ कोरिया का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो आई एम सरप्राइज़ कि वो क्यों हो रहा है रिजेक्ट। तो इसलिए फिर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके चीज़ों को एग्जैगरेट करने लग जाते हैं और बताने लग जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। अब मेरा 5 दिन में वीज़ा कैसे आया, मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाया। ऑफ कोर्स मैंने वही लगाया जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब मेरे केस में ये था कि मैंने कवर लेटर लगाया। जब मैं वीएफएस में डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं सर इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने होटल बुकिंग लगाई। अब होटल बुकिंग मैंने इसलिए लगाई क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में वो होटल एड्रेस मैंडेटरी फील्ड था। उसमें शायद आई थिंक देयर इज़ एन ऑप्शन जहाँ पे आप स्किप कर सकते हो कि योर एड्रेस इज़ अनडिसाइडेड। लेकिन मैंने ना एक्चुअली मेरा क्या जा रहा है कि मैं अगर मुझे होटल की बुकिंग बाद में करनी है तो आई एम ओके विद दैट। तो मैंने एक्चुअली रिज़र्व कर लिए थे होटल, बुक नाउ पे लेटर के ऑप्शन चूज़ करके वो एड्रेस मैंने उसमें स्पेसिफाई कर दिया था। तो एडिशनल ये चीज़ थी। जहाँ पे होटल रिजर्वेशंस की बात आती है, एयर रिजर्वेशंस की बात आती है, जितनी भी चेकलिस्ट मैंने आपको बताई है इसमें होटल एयर रिजर्वेशंस नहीं है। आपको फ़्लाइट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको होटल रिज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने कैसे किया मैं आपको वो बता रहा हूँ। फिर आती है बात, मैंने कवर लेटर लगाया दूसरी चीज़। तो वो इसके लिए भी कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हो तो दैट्स फाइन। मैंने कहा आप लगा दो, आप डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी को मेरा कवर लेटर भेजो। वो कवर लेटर का फॉर्मेट मेरा खुद का लिखा हुआ है और काफ़ी इफेक्टिवली मैंने अपनी तरफ से कोशिश की उसको लिखने की। तो कवर लेटर का फॉर्मेट मैं शेयर कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसमें एक चीज़ मैंने कवर लेटर में स्पेसिफाई की है कि मैं होटल बुकिंग्स तो कर रहा हूँ लेकिन मैं एयर रिजर्वेशंस तब तक नहीं करूँगा जब तक मेरा वीज़ा अप्रूव नहीं होके आता। तो आप उसको पूरा आप लैंग्वेज उसकी पढ़ लेना, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये रही बात कि मैंने जो एडिशनली चीज़ें लगाई हैं वो सिर्फ होटल रिजर्वेशन लगाई थी, कवर लेटर दिया था मैंने। और जो आईटीआर थी वो 3 साल की मैंने एडिशनल लगा दी थी। 1 साल की पे स्लिप वगैरह, मैं जॉब करता हूँ तो मैंने अपना जो पे स्लिप वगैरह है वो लगाया। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जनरल डॉक्यूमेंट है आपके बैंक स्टेटमेंट्स, जो कि 6 महीने की आपको स्टेटमेंट लगानी होती है, उसको बैंक में जाके टेस्ट कराना होता है, जो कि मैंने भी कराया था। और मेरे केस के अंदर मैंने सैलरी सेविंग्स की दोनों स्टेटमेंट लगाई थी 6-6 महीने की, उनको बैंक में जाके मैंने टेस्ट भी कराया था। तो पूरा काम करो, प्रॉपर करो, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। अब रह गई बात आपके बैंक बैलेंसेस की, तो ऐसा कुछ भी गाइडलाइंस में इनके या वो रिक्वायरमेंट्स में नहीं दिया हुआ है कि वो कितना अमाउंट शो करना है। तो एक अकाउंट में अगर आपके ज़्यादा हैं उसकी स्टेटमेंट ले लेना, और एक जो आपका रनिंग अकाउंट है दूसरा जिसमें 1-2 लाख रुपये पड़ा हुआ है, तो आप उसकी भी 6 महीने की स्टेटमेंट निकाल के रख लेना। जहाँ रह गई हेल्थ कंडीशन फॉर्म की, तो वो भरने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है हेल्थ कंडीशन फॉर्म, वो भी हटा दिया उन्होंने चेक लिस्ट में से। लेकिन हालांकि वीएफएस की साइट पर जाओ वो लिखा होता है वहाँ पे हेल्थ कंडीशन फॉर्म डाउनलोड, तो उसको ज़रूरत नहीं है भरने की। बस इतने ही से डॉक्यूमेंट्स हैं और यही मैंने लगाए थे। इसके बाद होता यह है कि अब आगे क्या होता है कि मैं एप्लीकेशन सबमिट करने जाता हूँ, अगले दिन मुझे एक ईमेल आता है, ट्रिगर होता है वीएफएस साउथ कोरिया की तरफ से, कोरिया वीज़ा सेंटर की तरफ से, और वो मुझे भेजते हैं कि दैट वी नीड टू वैलिडेट योर बैंक स्टेटमेंट्स। अब बैंक स्टेटमेंट्स की जो हार्ड कॉपीज़ थी टेस्टेड, वो तो मैंने सबमिट कर दी थी, अब तो नहीं है मेरे पास, उसकी कोई फ़ोटो कॉपी नहीं है मेरे पास। आप एक काम कर सकते हो कि आप उनका पीडीएफ निकाल सकते हो, मतलब उन्हीं हार्ड कॉपीज़ को आप स्कैन करके उसका पीडीएफ रख लेना। अब मेरे पास, मुझे आइडिया नहीं था कि ये अब एडिशनली जो है उसकी वेरिफिकेशन के लिए पैसे मांगे हैं।
तो मुझे लिंक अगले दिन आता है मेल पे और मैं उसे खोलता हूँ। वहाँ मुझे जाके पहले 800 साढ़े 800 रुपये की पेमेंट करनी है। उसके बाद मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगाता हूँ। वो बैंक स्टेटमेंट्स जो मैंने एग्जैक्टली इनको दी थी एज अ डॉक्यूमेंट, वो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग पर जाके उन्हीं डेट्स की स्टेटमेंट्स मैंने PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर ली थी और उनको अपलोड कर दिया था। तो वो आपका पासपोर्ट नंबर और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स वैलिडेट कर देता है एंड देन दैट्स इट। वो आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग में चला जाता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, मेरे 5 वर्किंग डेज़ में वीज़ा आया है। यू कैन एक्सक्लूड वीकेंड्स, ठीक है। तो मतलब कि मैंने जैसे कि मंडे को डिपॉजिट किया है अपना पासपोर्ट, या फ्राइडे को मैंने डिपॉजिट किया है, तो नेक्स्ट मंडे तक मेरा पासपोर्ट मेरे पास था अलॉन्ग विद द वीज़ा। ई वीज़ा होता है, कोई स्टिकर वीज़ा इसमें लगता नहीं है। तो गाइज़ ये थी स्टोरी रिगार्डिंग माई साउथ कोरिया वीज़ा। जो लोग पूछ रहे थे, मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो हमने जनरल डिस्कस कर लिए। वो मैं करता ही रहता हूँ वीडियोस में, अपडेटेड वीडियोस के अंदर। प्लस मैंने आपको ये बताया कि मैंने अपनी एप्लीकेशन को प्रेजेंट कैसे किया। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ रिगार्डिंग साउथ कोरिया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो मेरे को क्या चैलेंज आ रहा था, मुझे अभी पता नहीं था। तो मैं उसके फॉर्म के ना 2 पेजेस हैं आपको भरने। एक में बायो डिटेल्स हैं आपकी एंड पर्पस ऑफ योर विजिट वगैरह, वो सब डिटेल्स देनी होती है। दूसरे पेज पे आपकी फाइनेंशियल प्रूफ्स वगैरह ये सब देना होता है। वो आप देख लेना, वीडियो में डालूंगा। उसमें चैलेंज ये आ रहा था मुझे कि मैंने डिफरेंट ब्राउजर्स भी ट्राई किए कि फ़ोटो अपलोड नहीं होती, यानी कि फ़ोटो अपलोड हो रही थी पहले पेज पे, वो दिख भी रही थी मुझे फ़ोटो, लेकिन जैसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के पहले पेज पे मैं सेव क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूँ टू फिल आउट रिमेनिंग डिटेल्स, तो वो फॉर्म जो था फ़ोटो को सेव नहीं कर रहा था, वो डिसअपीयर हो जाती थी फ़ोटो। पहले मैंने अपलोड करी है, मुझे फ़ोटो दिख रही है, लेकिन द मोमेंट आई वुड क्लिक द सेव बटन, तो वो जो फ़ोटो थी डिसअपीयर हो जाती थी। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मैंने प्रिंट आउट लिया एक्चुअली एंड में ना साउथ कोरिया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो फ़ोटो आ गई उसके अंदर। वैसे वो मुझे नहीं दिख रही, वैसे वो सेव नहीं हो रही थी, मतलब अपलोड हो रही थी, सेव नहीं हो रही थी, ये प्रॉब्लम थी। पर जब प्रिंट आउट लिया तो फ़ोटो भी आ गई। तो एनीवेज गाइस, ज़्यादा नहीं बोलता, आप उस वीडियो को देख लेना कैसे सही तरीके से साउथ कोरिया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, नहीं तो रिजेक्शन आता है, नो डाउट। ओके, इस वीडियो को शेयर कर दें सबके साथ कि माई सक्सेस स्टोरी। मैंने अब आपको खुद बता दिया है कि मेरा साउथ कोरिया का वीज़ा कैसे आया है। और ये जो मेरा वीज़ा है सिंगल एंट्री वीज़ा ही है। ये कुछ लोग क्या करते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मल्टी एंट्री चूज़ करते हैं। मल्टी एंट्री चूज़ मत करना, सिंगल एंट्री रखना उसको। ओके, तो अगर हम जनरल डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स की बात करें एज़ पर द एम्बेसी, आप जब VFS की साइट पे जाते हैं, क्योंकि VFS के थ्रू ही आप एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप उनकी साइट पे जाते हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है रिक्वायरमेंट्स में, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट आपको चाहिए होता है, ठीक है। 6 मंथ की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की होती है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है। फील्ड ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। उसके ऊपर एक अलग वीडियो मैंने बना दी है, मैं चैनल पर डाल दूँगा कि कैसे यू हैव टू फिल दैट राइटली, ताकि आपकी वीज़ा पे रिजेक्शन ना आए। क्योंकि मेजरली काफ़ी लोग की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है, हर किसी की अपनी अपनी होती है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठ जाते हैं, उसके बाद रिजेक्शन आता है, तो वो ठीक होना चाहिए। तो उसके बाद डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, क्योंकि मैंने भी वैसे ही भरा है अपना, तो ऑफ कोर्स मेरा वीज़ा आया है तो फॉर सम रीजंस, राइट। तो वो मैं वीडियो डाल दूँगा। प्लस आपको चाहिए होता है ऑक्यूपेशन प्रूफ, अगर आप सैलरीड हैं तो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपको चाहिए होता है। कोई NOC कंपनी से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को छुट्टियां दे दो इतने से इतने दिन के लिए। यू कैन सिंपली आस्क फॉर एन एम्प्लॉयमेंट प्रूफ कि आप इस कंपनी में काम करते हैं। कंपनी लेटर हेड उनकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे होनी चाहिए। एंड देन प्लस यू नीड 1 ईयर सैलरी स्लिप एंड फोटो कॉपी ऑफ इनकम ITR आपको 2 साल की यहाँ पे लगानी होती है। अब बात आती है बिज़नेस ओनरशिप की यहाँ पे, और ओनरशिप के केस में क्या है कि 3 साल की ITR इनको लगानी पड़ती है। आपको बिज़नेस सर्टिफिकेट अपने जो होते हैं वो रेडी रखने पड़ते हैं। आपको अपना बिज़नेस प्रोफाइल शो करना होता है कि किस टाइप का आप काम कर रहे हैं, क्या है आपकी, और जो बैंक स्टेटमेंट इनके केस में भी मतलब वो 6 महीने की चलेगी, तो करंट की आप लगा दें, और प्लस अगर सेविंग्स की आप लगा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि पक्का हो जाए आपका काम। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉपी जो होती है इनको लगानी होती है। और जहाँ रह गई हेल्थ कंडीशन फॉर्म की, तो वो भरने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है हेल्थ कंडीशन फॉर्म। सी यू, अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।